अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू S&M। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज हमारा टॉपिक है ब्लड। तो सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर रफली हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड की जो डेफिनेशन है, ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। चूंकि ये बॉडी में फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी जो ब्लड को जो हम डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली वो ये है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ग्लैंड की सिक्रीशंस को किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको अल्टर करता है। इस तरह से ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वेयर इट इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये कॉन्स्टेंटली बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। और कैसे सर्कुलेट कर रहा है, इसके पीछे फोर्स क्या है? बेसिकली हार्ट ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, propelled by the pumping action of heart। तो ये स्टूडेंट्स इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, जो बॉडी में, यहां पे हम कॉन्स्टेंटली ऐड कर लेते हैं, विच सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट इसको मुसलसल धक्का लगा रहा है ब्लड को, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। उसके बाद हम ब्लड की कंपोजिशन देखते हैं कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली जो हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन है वो मेनली दो चीजों पे है। पहला जो इसका एलिमेंट है वो है प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा शायद आपके लिए एक नई चीज हो, इसकी डिटेल के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को ना पता हो, लेकिन ब्लड सेल्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ब्लड की कंपोजिशन हम देख लेते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। पहला हमारे पास क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का वो है ब्लड सेल्स। अब हम इन दोनों को अलग-अलग से स्टडी करेंगे। पहले हम इनकी प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है और ब्लड में ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड का मोस्टली पोर्शन है वो है प्लाज्मा। इट इज अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, और जो ब्लड सेल्स हैं वो है रिमेनिंग 45%। 55 45 टोटल 100% ब्लड में प्लाज्मा की जो कंस्टिट्यूएंट है वो है 55%, और ब्लड सेल्स जो है वो हमारे पास है 45%। नॉर्मल जब हम ब्लड का कोई सैंपल लेते हैं उसमें ये दो चीजें हमें कंप्लीटली होमोजीनियसली मिक्सचर मिलेगा। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पोर्शन ब्लड का, ब्लड सेल्स का, या कौन सा पोर्शन प्लाज्मा का। तो ये पोर्शन, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सिंपल सी टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक हमारे पास है सिंपल ग्रेविटी के थ्रू भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ग्रेविटी के थ्रू कैसे? आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड का सैंपल लें, उसको बिना शेक किए उसको स्टैंड पे रख दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो प्लाज्मा का पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो ब्लड सेल्स होंगे वो हैवी होने की वजह से सैंपल के बॉटम में आके कलेक्ट हो जाएंगे। ब्लड के जो सेल्स हैं वो एज कंपेयर टू प्लाज्मा डेंस हैं, ज्यादा डेंस है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, हैवियर है, तो इसलिए वो बॉटम में आ जाएंगे, और जो प्लाज्मा है वो ऊपर हमारे पास फ्लोट करेगा। ये तो एक ग्रेविटी की टेक्निक हो गई। दूसरा आपने नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूज मशीन।
जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक मशीन है जिसमें आप ब्लड का सैंपल डाल दें, और इसको जब आप ऑपरेट करेंगे ये हाई स्पीड पर रोटेट होती है। और मैकेनिज्म इसका भी यही है कि डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी के लिहाज से जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, प्लाज्मा बिल्कुल वैसे ही ऊपर आ जाएगा, और जो ब्लड के जो सेल्स हैं इसमें हमारे पास फायदा ये होगा कि जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं उनकी भी एक अलग-अलग लेयर बनेगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ प्लाज्मा और ब्लड सेल सेपरेट होंगे, जबकि इसमें प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से खुद ही अरेंज हो जाएंगे। अब ब्लड के फंक्शन हम देखते हैं। ब्लड का जो प्राइमरी और मेन फंक्शन है वो एक ही है, विच इज ट्रांसपोर्ट। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजों की ट्रांसपोर्ट करवाता है, जिसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास किस किस चीज की करवा सकता है? सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास गैसेस। दो गैसेस हैं मेनली बॉडी में, ऑक्सीजन और CO2। ब्लड इन दोनों की ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद मेन जो चीज है वो है न्यूट्रिएंट्स। जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं वो डाइजेशन के बाद जब न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होकर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, और वहां पे जाके वो बॉडी पार्ट्स उनको यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करते हैं। गैसेस, न्यूट्रिएंट्स। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है हार्मोन्स। अगली चीज हमारे पास हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। हार्मोन्स कोई भी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में देता है। ब्लड आगे उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है और वो अपने अपने फंक्शंस को उस तरह से आल्टर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जाहिर बात है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो वेस्ट बनता है वो भी डायरेक्ट ब्लड में आता है। ब्लड उसको किडनी तक लेके जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है और वो फर्दर प्रोसेस होता है आगे। गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, यहाँ पे हम एंटीबॉडीज को भी शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीजें हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो अब यहाँ पे एक मेन बात ये है, मेन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों की बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है, ये वेरी करता है हमारे पास, ये जेंडर भी वेरी कर सकता है और बॉडी के वेट के लिहाज से भी वेरी करता है। जब हम इसको जेंडर टू जेंडर देखते हैं तो जो मेल्स में है वो अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। उसकी मेन रीजन क्या है? सबसे पहले हम इसको यहां पे लिख लेते हैं एक नोट के तौर पर। ब्लड इन मेल जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो मेल्स में है वो ज्यादा है। उसकी मेन वजह क्या है? हमारे पास जो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंड्रोजेंस। हार्मोन्स की एक क्लास है एंड्रोजेंस, जिसका बोन मैरो पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। अब पढ़ते हैं बोन मैरो पे इफेक्ट की वजह से क्या। मैं आपको बताता चलूं कि जो सेल्स हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, मेनली ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो हार्मोन्स हैं उनका बोन मैरो पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, और इन हार्मोन्स की जो अमाउंट होती है वो मेल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। जब हार्मोन्स की अमाउंट मेल्स में ज्यादा है तो ब्लड भी ज्यादा मेल्स में प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू फीमेल्स। अमाउंट की अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट का 7 to 8% जो पार्ट है वो हमारे पास ब्लड का होता है। और अगर हम जेंडर टू जेंडर देखें या पर केजी ऑफ बॉडी वेट देखें तो जो मेल्स में है वो है 80 ml पर केजी, और जो फीमेल्स में है वो है 70 ml पर केजी। अब हम रफली एक एस्टिमेट कर लेते हैं। अगर मेल्स में हम देखें 80 ml पर केजी है, तो अगर एक 70 केजी का मैन है, 80 को हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आता है 5600 ml, जिसका मतलब है 5.6 लीटर। तो एक 70 केजी के मैन में
5.6 लीटर ब्लड होता है। ये हमने कवर कर लिया ब्लड को। अब आगे हम देखते हैं प्लाज्मा। मैंने कहा था प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम अलग-अलग कवर करेंगे। अब हम प्लाज्मा की तरफ आते हैं। प्लाज्मा की सबसे पहले आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं कि ब्लड में से एक ब्लड का सैंपल लें, ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स को हम निकाल दें, ब्लड के सैंपल में से हम ब्लड सेल्स को निकाल लें, जो पीछे जो पोर्शन बचेगा वो प्लाज्मा है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। लेकिन अगर हम प्लाज्मा की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो ये है, इट इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड। अब ये स्ट्रॉ कलर हमारे पास क्या होता है, पेल येलो, येलोइश टाइप का हमारे पास प्लाज्मा होता है। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल लें तो जो पीछे जो पोर्शन बचेगा उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसका जो कलर होगा वो हमारे पास होगा पेल येलो, पेल येलो। अब इसको वाटरी फ्लूइड कहने का क्या मकसद है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी जो कंपोजिशन में हमारे पास चीजें हैं उसमें मेन है वाटर, उसके बाद दूसरी चीज है प्लाज्मा प्रोटीन्स, और आगे वही चीजें हैं वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स। जो वाटर का जो पोर्शन है प्लाज्मा में वो होता है राउंड अबाउट 92%। मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो है वाटर, इसी की वजह से हम इसको वाटरी फ्लूइड कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स 7% और ये जितनी भी बाकी चीजें हैं ये मिला के 1%, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में, इसलिए इसको ज्यादा हम कंसीडर नहीं करते। जो मेन दो चीजें हैं वो हमारे पास है वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन्स। वाटर की आगे कोई डिटेल नहीं हो सकती, वाटर जो नॉर्मल वाटर है वो 90 to 92% प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली जो है हमारे पास वो दो हैं, एक है एल्ब्यूमिन और दूसरी है फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एक एल्ब्यूमिन, दूसरी फिब्रिनोजेन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। दूसरा जो इनका मेन फंक्शन है, पहला हम लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। दूसरा जो फंक्शन है इनका वो है ये प्लाज्मा विस्कोसिटी को मेंटेन करती हैं। जो प्लाज्मा की जो थिकनेस है उसके लिए भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ना हो तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का ये मेंटेन नहीं रहेगा, जो फ्लूइड है वो बॉडी टिश्यूज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा वापस ब्लड वेसल्स में नहीं आएगा, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास कंडीशन होती है वो है एडीमा। एडीमा बेसिकली क्या होता है, द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यूज ऑफ बॉडी। जो बॉडी में जो भी फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वो वापस ब्लड कैपिलरीज में आने की बजाय टिश्यूज में शिफ्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एडीमा, जिसकी वजह से अक्सर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। और दूसरा जो प्लाज्मा का मेन फंक्शन है वो है विस्कोसिटी। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती कहां पे हैं, तमाम प्लाज्मा प्रोटीन्स ये दो मेन है, इसके अलावा भी बाकी सारी हैं, जो ये दो हैं, और बाकी सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन लीवर। जो तमाम प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हमारे पास लीवर में बनती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन प्लाज्मा प्रोटीन
इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये एक क्लास है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स की एक क्लास है जो हमारे पास लीवर में नहीं बनती, ये हमारे पास बनती है बी लिम्फोसाइट्स में। तो ये हमारे पास प्लाज्मा का पोर्शन था। इट इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो। कंपोजिशन जो इसकी है मेनली वो वाटर 90 to 92%, प्लाज्मा प्रोटीन्स 7%, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो 60% होता है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का 60% हमारे पास वो बनाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या फंक्शन होता है? ये हमारे पास बेसिकली आयंस हैं, जैसे कि हो गया कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके जो मेन फंक्शन है वो है ये या तो मसल कंट्रैक्शन में काम आते हैं, या जो दूसरा हो सकता है वो है नर्व कंडक्शन में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मेन फंक्शन है। चूंकि ये आयंस हैं, इनमें एक आयन होता है हमारे पास फॉस्फेट आयन। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ब्लड पीएच को मेंटेन करता है। और ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो स्लाइटली बेसिक है, 7 से जरा ऊपर है। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो क्या है? 7.35 से 7.45। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से ब्लड हमारे पास स्लाइटली जो है वो अल्कलाइन है। के बाद हमारे पास है क्लोटिंग फैक्टर्स। जो यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई थी वो है क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या है? ब्लड कोएगुलेशन करवाना। जब कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लड हमारा जम जाता है वो बेसिकली इन्हीं क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। और यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगर हम ब्लड के किसी सैंपल में से अगर हम ब्लड सेल्स को निकाल दें तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर इसी तरह प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल लें तो उस चीज को हम कहते हैं सीरम। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तो ये दो चीजें, इनको मिक्स नहीं करना। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। जो मेन है वो एक है ये जो फिब्रिनोजन है, ये एक हमारे पास मेन क्लोटिंग फैक्टर है। फिब्रिनोजन आ गया। इसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एक और हम इसको शामिल कर सकते हैं विटामिन के। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है। तो ये हमारे पास ये प्लाज्मा का पोर्शन कवर हो गया। तो हमने प्लाज्मा का पोर्शन डिस्कस कर लिया। अब हमने ब्लड के दूसरे पोर्शन को डिस्कस करना है, ब्लड सेल्स। मेनली हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं 3 टाइप्स के। पहला एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स और तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स हमारे पास 3 किस्म के हैं और इनमें जो मोस्ट अबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वो हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। इनकी जो अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट 99%। जो 99% ब्लड सेल्स हैं उनमें 99% हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं। अब ये ब्लड सेल्स बनते कहां पे हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन पहले हम इनके मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो ब्लड सेल्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस।
ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। और ये हीमोपोइसिस मेनली हमारे पास कहां पे होती है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या, हमारे पास लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स, ये मुख्तलिफ बोन्स है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ शेप की, उनमें जो हमारे पास है वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो की भी आगे से हमारे पास दो टाइप्स हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो को हम फैटी मैरो भी कहते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो रेड मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, येलो मैरो से नहीं हो सकते। जो जब बच्चा पैदा होता है तो अर्ली लाइफ में जो बोन है उसके अंदर टोटली रेड बोन मैरो होती है, येलो मैरो नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल का जो बनने का अमल होता है वो तेज होता है और ज्यादा होता है। लेकिन अगले 20 साल में जब उसकी उम्र 20 साल तक होती है तो जो बोन मैरो का जो मोस्टली पार्ट है वो येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेड बोन मैरो रह जाती है वो सिर्फ बोन्स के एंड में रह जाती है। पहले ये अगर हम एक बोन का स्ट्रक्चर देखें रफली, तो पहले ये सारी येलो रेड बोन मैरो होगी, लेकिन अगले 20 साल में जो रेड बोन मैरो है वो सिर्फ इन पोर्शन में रह जाएगी, यहाँ पे येलो बोन मैरो आ जाएगी। इसी वजह से ब्लड सेल्स बनने का जो अमल है वो भी स्लो हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो बोन मैरोज हैं वो कौन कौन सी बोन में पाई जाती हैं। सबसे पहले ये स्कल बोन्स में जो है वो रेड बोन मैरो पाई जाती है, उसके अलावा रिब्स में जो इसकी मेन साइट है, उसके बाद स्टर्नम में और मुख्तलिफ ऐसी बोन्स हैं जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स में रेड बोन मैरो पाई जाती है, जहां पे हमारे पास ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको आपने गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।